आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी के प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद की बहुत ही सुंदर और भावनात्मक कहानी दो बैलों की कथा। यह कहानी सिर्फ दो बैलों हीरा और मोती की नहीं है, बल्कि यह हमें दोस्ती, वफादारी, सहनशीलता और आत्मसम्मान का बहुत गहरा संदेश देती है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे जानवर होते हुए भी हीरा और मोती इंसानों से ज़्यादा समझदार, सच्चे और भावनात्मक साबित होते हैं। वे अपने मालिक से प्यार करते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं और हर मुश्किल का सामना साथ मिलकर करते हैं। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि सच्ची दोस्ती क्या होती है, अपने धर्म, अच्छे स्वभाव पर टिके रहना क्यों जरूरी है, और यह कि सीधापन कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत होती है। तो चलिए अब हम इस कहानी को आसान भाषा में समझते हैं। लिखा है, जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। मतलब लेखक कहता है कि लोग गधे को सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ मानते हैं और किसी को भी बहुत मूर्ख कहना हो तो गधा कहते हैं। लेकिन असली बात यह है कि शायद गधा सच में बेवकूफ़ नहीं है, बल्कि उसका सीधापन यानी सादा स्वभाव और सहनशीलता यानी सब कुछ सह लेना ही उसे ऐसा कहलवाती है। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अन्याय ही सिंहानी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते हुए नहीं सुना न देखा। यहाँ लेखक तुलना कर रहा है कि गाय भी कभी कभी मारती है, खासकर जब वह बच्चे को जन्म देती है तो बहुत आक्रामक हो जाती है। कुत्ता भी गुस्सा करता है, लेकिन गधा ऐसा जानवर है जो कभी गुस्सा नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डालो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। कहने का अर्थ है कि गधे को चाहे जितना मारो या उसे खराब खाना दो, वह कभी शिकायत नहीं करता। उसके चेहरे पर नाराजगी तक नहीं दिखती। कभी कभी वह मस्ती कर लेता है, लेकिन सच में उसे खुश होते हुए नहीं देखा जाता। उसके चेहरे पर एक स्थायी विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठ को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। यानी गधे के चेहरे पर हमेशा दुख जैसा भाव रहता है, चाहे अच्छा समय हो या बुरा, वह नहीं बदलता। उसमें साधु संतों जैसे गुण, जैसे धैर्य और सहनशीलता बहुत ज्यादा है, फिर भी लोग उसे मूर्ख कहते हैं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं। देखिए ना भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। यहाँ पर लेखक कहता है कि अच्छे गुणों की इतनी बेइज्जती कहीं नहीं होती। शायद सीधा साधा होना इस दुनिया में ठीक नहीं माना जाता। इसी बात को समझाने के लिए वे भारतवासियों की विदेशों में खराब स्थिति का उदाहरण देते हैं। आगे लेखक कहते हैं कि क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता। बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचाकर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहने का अर्थ है कि भारतवासी मेहनती, शांत और बचत करने वाले होते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते, फिर भी उन्हें विदेशों में सम्मान नहीं मिलता और बदनाम किया जाता है। यानी सीधा होना ही उनकी कमजोरी बन जाता है। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करती हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। मतलब लोग कहते हैं कि भारतवासी जीवन के स्तर को गिराते हैं, लेकिन अगर वे दूसरों को कड़ा जवाब देना सीख जाएं तो उन्हें सभ्य माना जाएगा। जापान का उदाहरण दिया गया है कि एक जीत के बाद भी वह सम्मानित देश बन गया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उसमें कम ही गधा है, और वह है बैल।
जिसे अर्थ में हम गधा शब्द का प्रयोग करते हैं। कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लेखक कहता है कि गधे जैसा एक और जानवर है बैल। लोग बछिया के ताऊ शब्द से उसी तरह इस्तेमाल करते हैं जैसे गधा यानी बेवकूफ़ के लिए। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता है, कभी कभी अडियाल बैल भी देखने में आता है। मतलब कुछ लोग बैल को सबसे बड़ा मूर्ख मानते हैं, लेकिन लेखक इससे सहमत नहीं है, क्योंकि बैल कभी कभी गुस्सा भी करता है और जिद्दी भी हो जाता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। लेखक कह रहे हैं कि बैल अपने गुस्से और असंतोष को अलग अलग तरीके से दिखाता है, इसीलिए लेखक के अनुसार बैल गधे से भी नीचे है, क्योंकि गधा कभी विरोध नहीं करता जबकि बैल करता है। आगे लिखा है कि झूरी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। यहां से कहानी शुरू होती है हीरा और मोती की। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। मतलब झूरी नाम के आदमी के दो बैल थे, हीरा और मोती। वे सबसे सुंदर, ताकतवर और मेहनती बैल थे। लंबे समय तक साथ रहने के कारण उनमें गहरा भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मुख भाषा में विचार विनिमय करते। मुख भाषा यानी इशारों वाली भाषाएं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते हम नहीं कह सकते। यहाँ लेखक कह रहे हैं कि दोनों बैल बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। वे इशारों या भावों से बात करते थे। लेखक भी कहता है कि यह समझना मुश्किल है कि वे एक दूसरे की बात कैसे समझ जाते थे। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में सर्वश्रेष्ठता का दाव करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपने प्रेम प्रकट करते हैं। मतलब लेखक कहता है कि शायद बैलों में कोई खास शक्ति होती है जो इंसानों में नहीं होती। वे एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्यार दिखाते हैं। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से। जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही ढोल धप्पा होने लगता है। कहने का अर्थ है कि कभी कभी वे अपने सींग टकराते थे, लेकिन लड़ाई के लिए नहीं टकराते थे। यह सिर्फ मजाक और प्यार दिखाने का तरीका था उनका। जैसे अच्छे दोस्त आपस में हंसी मजाक करते हैं, वैसे ही ये भी किया करते थे। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। लेखक कहता है कि अगर दोस्ती में मजाक और अपनापन ना हो तो वह कमजोर और भरोसे लायक नहीं लगती। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। मतलब जब दोनों बैलों को काम में लगाया जाता था तो वे मेहनत करने में आगे रहते थे। हर बैल चाहता था कि ज़्यादा वजन वह खुद उठाए, यानी दोनों एक दूसरे से ज़्यादा मेहनत करना चाहते थे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। अर्थात पूरा दिन काम करने के बाद जब उन्हें आराम मिलता तो वे एक दूसरे को चाट कर अपना थकान दूर करते थे। इससे उनका प्यार और अपनापन दिखता है। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते। नाद यानी वह जगह जहाँ पर बैलों को के सामने घास डाली जाती है। तो नाद में खाली भूस पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता। मतलब जब खाने का समय होता तो दोनों साथ में खाते और साथ में ही रुकते थे। अगर एक बैल खाना बंद कर देता तो दूसरा बैल भी खाना बंद कर देता। इससे उनकी गहरी दोस्ती और एक दूसरे के प्रति लगाव दिखता है। आगे लिखा है कि संयोग के बाद झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें बेच दिया। मतलब एक दिन झूरी ने बैलों को अपनी ससुराल भेज दिया। बैलों को असली कारण नहीं पता था, इसीलिए बैलों ने सोचा कि उनके मालिक ने उन्हें बेच दिया है। इस बात से वे अंदर ही अंदर दुखी हो गए। अपना यो बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झूरी के साले गया
को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। मतलब लेखक कहता है कि बैलों को अच्छा लगा या बुरा यह तो नहीं पता, लेकिन उन्हें ले जाना बहुत मुश्किल हो गया। झूरी का साला जिसका नाम था गया, उन्हें ले जाते बहुत परेशान हो गया। उसके पसीने छूट गए। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगिया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। मतलब जब झूरी का साला गया, जिसका नाम था गया, जब गया उन्हें पीछे से हाँकता तो बैल इधर उधर भागने लगते। अगर वह आगे से खींचता तो वे पीछे की ओर जोर लगाते, और जब वह मारता तो वे गुस्से से सींग नीचे करके आवाज निकालते, यानी वे बिल्कुल भी जाना नहीं चाहते थे। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। मतलब लेखक कल्पना करता है कि अगर बैल बोल सकते तो वे अपने मालिक झूरी से पूछते कि हमें आप यहाँ क्यों भेज रहे हो? हमने तो हमेशा तो आपकी पूरी मेहनत से सेवा की है। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता तो और काम ले लेते। हमें तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। बैल कहना चाहती हैं कि अगर काम कम लग रहा था तो उनसे और काम करा लेते। वे अपने मालिक के लिए मरने तक को तैयार थे, यानी वे बहुत ज़्यादा, दोनों बैल अपने मालिक के बहुत वफादार थे। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की। तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथे क्यों बेच दिया? यहाँ बैल बताती हैं कि उन्होंने कभी खाने की शिकायत नहीं की, जो मिला सूखा खुशी से खा लिया। फिर भी मालिक ने उन्हें एक कठोर आदमी जिसका नाम गया था उसके हाथों बेच दिया। यह सोचकर दोनों बैल दुखी और हैरान थे। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुंचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी मुंह ना डाला। यानी संध्या यानी शाम के समय दोनों बैल नए घर पहुंच गए। वे पूरे दिन से भूखे थे, फिर भी जब उन्हें खाना दिया गया तो उन्होंने खाना नहीं खाया। इसका मतलब वे अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी थे। दिल भारी हो रहा था। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। मतलब उनका मन बहुत उदास था, क्योंकि उनका असली घर उनसे दूर हो गया था। यानी वही झूरी का घर, जिस जगह को वे अपना मानते थे, अब वह उनके पास नहीं रहा। अब यह नया घर, नया गांव, नए आदमी, सब उन्हें बेगानी से लगते थे। यानी नई जगह, नए लोग और नया मोहल्ला, सब कुछ उन्हें अजनबी लग रहा था। उन्हें कहीं भी अपनापन महसूस नहीं हो रहा था, इसीलिए वे और ज़्यादा दुखी हो गए। दोनों ने अपनी मुख भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मारकर पगे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। मतलब दोनों बैलों ने बिना बोले ही एक दूसरे की बात की और योजना बनाई। फिर वे सोने का नाटक करके लेट गए। जब गांव के सब लोग सो गए तो उन्होंने रस्सियां तोड़ दी और अपनी असली घर की ओर भाग निकले। पगे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सके। पगे यानी वो खूंटे जिन पर रस्सियों से बैलों को बांधा जाता है, वो बहुत ही मजबूत थे। पर इन दोनों ने इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, एक एक झटके में रस्सी टूट गई। यहां बताया जा रहा है कि जिन खूंटों से रस्सी के जरिए उन्हें मजबूती से बांधा गया था, जिन्हें तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन अपने घर लौटने की चाह में बैलों के अंदर दुगनी ताकत आ गई और उन्होंने आसानी से उस खूंटे को रस्सी समेत निकाल लिया। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा है। मतलब सुबह जब झूरी उठा तो उसने देखा कि दोनों बैल वापस आ गए हैं और अपनी जगह, यानी जहां पर उन्हें चरना होता है, वहीं पर खड़े थे। उनकी गर्दन में टूटी हुई रस्सियों के टुकड़े अभी भी लटक रहे थे। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। यानी उनके पैर कीचड़ से भरे हुए थे, जिससे पता चलता है कि वे दूर से चलकर आए हैं। उनकी आंखों में अपने मालिक के लिए प्यार भी था और विरोध भी, जैसा वे कहना चाहते हो कि हमें क्यों छोड़ा। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया।
प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। अर्थात झूरी अपने बैलों को देखकर बहुत भावुक हो गया। वह दौड़कर उन्हें गले लगाने लगा। यह प्यार भरा दृश्य बहुत सुंदर और दिल को छू लेने वाला था। घर और गांव के लड़के जमा हो गए, तालियां बजा बजाकर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर ही महत्वपूर्ण थी। कहने का मतलब है कि गांव के बच्चे इकट्ठा हो गए और तालियां बजाकर बैलों का स्वागत करने लगे। यह घटना भले ही पहली बार ना हुई हो, लेकिन फिर भी बहुत खास और महत्वपूर्ण घटना थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। मतलब बच्चों ने सोचा कि इन बहादुर बैलों का सम्मान करना चाहिए, इसलिए कोई रोटी लाया, कोई गुड़ लाया, कोई दूसरे खाने की चीजें लाया। सबने मिलकर उनका सत्कार किया, उनका स्वागत किया। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास ना होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। यानी एक बच्चे ने कहा कि ऐसे बैल किसी के पास नहीं है, तो दूसरे ने कहा कि इतने दूर से ये अकेले वापस आ गए हैं, यह उनकी खासियत है। तो तीसरा बोला, बैल नहीं है, वे उन जन्म के आदमी है, उस जन्म के आदमी है। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। मतलब तीसरे बच्चे ने कहा कि ये बैल नहीं है, बल्कि पिछले जन्म के इंसान है। उसकी बात का किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि सभी उसकी समझदारी और वफादारी से प्रभावित थे। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, बोली, कैसे नमक हराम बैल है, एक दिन वहां काम ना किया, भाग खड़े हुए। मतलब जब झूरी की पत्नी ने बैलों को वापस देख पाया तो उसे गुस्सा आ गया। उसने उन्हें नमक हराम कहा और बोली कि वे वहां काम किए बिना ही भाग आए। बैलों पर यह आक्षेप ना सुन सका, नमक हराम क्यों है, चारा दाना कुछ ना झूरी अपने दिया होगा तो क्या करते। मतलब झूरी यह बात सहन नहीं कर पाया कि उसकी पत्नी बैलों को इतना भरा बुरा कह रही है, और बोला कि ये बैल नमक हराम नहीं है, अगर उन्हें वहां अच्छा खाना नहीं मिला होगा तो क्या करते, इसीलिए वे लौट आए। स्त्री ने रोब से कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, तो सभी पानी पिलाकर रखते हो। झूरी की पत्नी गुस्से में बोली कि सिर्फ तुम ही बैलों को अच्छे से खिलाना जानती हो, बाकी लोग तो उन्हें बस पानी देकर रखते हैं। वह झूरी की बात से सहमत नहीं थी। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं। मतलब झूरी ने तर्क दिया कि अगर बैलों को अच्छा खाना मिलता तो वे वहां से भागते ही क्यों। इस पर उसकी पत्नी और चिढ़ गई और बोली कि वहां लोग तुम्हारी तरह उन्हें इतना प्यार नहीं करते जितना तुम करते हो, जितना तुम सहलाते हो, खिलाते हो और रगड़कर जोतते भी हो। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है, सूखे भूसे के सिवा कुछ ना दूंगी, खाए चाहे मरे। मतलब पत्नी कहती है कि वहां बैलों को से कड़ा काम कराया जाता है। वह गुस्से में उन्हें कामचोर कहती है और तय करती है कि अब उन्हें सिर्फ सूखा भूसा ही देगी, चाहे वह खाए या मर जाए। वही हुआ। मजूर को बड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका। मतलब जैसा उसने कहा था झूरी की पत्नी ने, वैसा ही किया गया। मजदूर को सख्त आदेश दिया गया कि बैलों को सिर्फ सूखा भूसा दिया जाए। जब बैलों ने खाने की कोशिश की तो वह बिल्कुल स्वादहीन था, बिल्कुल भी स्वादिष्ट नहीं था बैलों के लिए। ना कोई चिकनाहट, ना कोई रस, क्या खाए। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगी। मतलब भूसा बिल्कुल सूखा और बेसुआद था, उसमें कोई स्वाद या ताकत नहीं थी, इसलिए बैल उसे खा नहीं पाए और उम्मीद भरी नजरों से दरवाजे की ओर देखने लगे कि शायद कुछ अच्छा खाने को मिल जाए। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देते, मालकिन मुझे मार ही डालेगी। यानी झूरी को बैलों पर दया आई और उसने मजदूर से कहा कि थोड़ा अच्छा खाना यानी खल डाल दो। लेकिन मजदूर डर गया और बोला कि मालकिन उसे डांटेंगी या फिर मारेंगी। चुरा कर डाला, ना दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे।
मतलब झूरी ने कहा कि चोरी से डाल दे। झूरी ने मजदूर से कहा कि चोरी से खल डाल दो, लेकिन मजदूर ने मना कर दिया। उसे डर था कि बाद में झूरी भी अपनी पत्नी की तरह उसे डांटने लगेंगे। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब कि उसने दोनों को गाड़ी में जोता। मतलब यहां बताया गया है कि अगले दिन झूरी का साला यानी गया फिर आया और बैलों को ले जाने लगा। इस बार उसने उन्हें गाड़ी से बांध दिया, यानी उनसे काम लेने के लिए तैयार कर ली। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा। 2-4 बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया। वह ज़्यादा सहनशील था। मतलब यहाँ पर बताया गया है कि मोती गुस्से में गाड़ी को खाई में गिराने की कोशिश करता है, लेकिन हीरा उसे रोक लेता है। इससे पता चलता है कि हीरा ज़्यादा धैर्यवान और समझदार है। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों में से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। मतलब शाम को घर पहुंचकर गया ने बैलों को मोटी रस्सियों से बांध लिया और उन्हें पिछली हरकत यानी जिस पिछले दिन जो वे भाग गए थे उसके लिए उन्हें दोनों को मारा पीटा भी। फिर उन्हें खाने के लिए वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। मतलब लेकिन अपने बैलों को यहाँ पर कहना का मतलब है कि गया ने झूरी के बैलों को के लिए तो सूखा भूसा डाला, लेकिन खुद की अपने बैलों के लिए अच्छा खाना दिया। उनके लिए खली और चूना भी डाला। इससे साफ दिखाता है कि वह हीरा और मोती से के साथ भेदभाव कर रहा है। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता था। उसकी टिक्कार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ पर कहने का मतलब है कि हीरा और मोती ने ऐसा अपमान पहले कभी नहीं झेला था। झूरी यानी उनका असली मालिक उन्हें कभी नहीं मारता था, बस आवाज़ देता और वे तुरंत काम करने लगते थे। वहाँ उन्हें बहुत प्यार मिलता था अपने मालिक से। यह मार पड़ी, आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। मतलब यहाँ उन्हें मार भी पड़ी और उनका आत्मसम्मान भी दुखी हुआ। ऊपर से खाने में भी सिर्फ सूखा भूसा मिला, जिससे उनका दुख और बढ़ गया। नाद की तरफ आंखें तक न उठाई। मतलब इतने दुख और अपमान के कारण उन्होंने खाना तक नहीं खाया और नाद यानी खाने की जगह जिसमें भूसा डाला जाता है उसमें उसकी ओर देखा भी नहीं। वे अंदर से बहुत ज्यादा टूट चुके थे। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। यहाँ पर बताया गया है कि अगला दिन गया ने बैलों को हल चलवाना चाहा, लेकिन दोनों ने चलने से मना कर दिया। वह उन्हें बहुत मारता रहा, फिर भी वे अपनी जगह से नहीं हिले। यह उनका विरोध था। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती को गुस्सा काबू से बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूटकर बराबर हो गया। कहने का मतलब है कि जब गया ने हीरा को बहुत मारा तो मोती को बहुत गुस्सा आ गया। वह हल लेकर भाग गया और सब सामान जैसे हल, रस्सी सब तोड़ दी। इससे उसका गुस्सा और विरोध साफ दिखाई देता है। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। मतलब अगर उनके गले में मजबूत रस्सियां ना बंधी होती तो वे आसानी से भाग जाते और पकड़ में नहीं आते। हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। अब की बड़ी मार पड़ेगी। पहने दो बेल का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचेंगे। कहने का मतलब है कि हीरा समझदारी से कहता है कि भागना बेकार है, लेकिन मोती गुस्से में कहता है कि गया ने तुम्हें बहुत मारा, जैसे जान ही ले ली हो, इसलिए मेरा गुस्सा जायज है। हीरा कहता है कि अब और मार पड़ेगी, लेकिन मोती कहता है कि जब बैल बनकर जन्म ले ही लिया है तो मार से कब तक बच सकते हैं, यानी वह डर नहीं रहा है। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है।
मतलब गया अपने साथ दो आदमी और लाठियां लेकर आ रहा है, यानी वह मोती और हीरा पर हमला करना चाहता है। लेकिन मोती गुस्से में है। मोती गुस्से में कहता है कि अगर कहो तो मैं इन्हें सबक सिखा दूं, क्योंकि ये लाठी लेकर हमें मारने के लिए आ रहे हैं। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो गिरा दूंगा। यहाँ पर हीरा मोती को शांत रहने को कहता है, लेकिन मोती कहता है कि अगर वे उसे मारेंगे तो वह भी जवाब देगा और किसी को गिरा देगा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। यानी हीरा कहता है मोती से कि हिंसा करना यानी दूसरों पर हमला करना हमारा धर्म नहीं है या हमारी प्रकृति नहीं है। यह सुनकर मोती मन में गुस्सा दबाकर रह जाता है। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मतलब यहां पर बताया गया है कि गया आकर दोनों बैलों को पकड़ लेता है। अच्छा हुआ कि उसने उस समय दोनों में से किसी को नहीं मारा, नहीं तो मोती गुस्से में पलट कर हमला कर देता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। मतलब यहां पर बताया गया है कि गया ने मोती और हीरा को क्यों नहीं मारा, क्योंकि मोती के गुस्से को देखकर गया और उसके साथ आए साथियों ने समझ लिया कि अभी शांत रहने में ही समझदारी है। अगर हम उन पर हमला करेंगे तो जो हालात है वे बिगड़ सकती हैं और इनमें से कोई बैल हम पर हमला कर सकता है। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। घर के लोग भोजन करने लगे। मतलब आज फिर बैलों को वही सूखा और बेस्वाद भूसा दिया गया। वे चुपचाप खड़े रहे और कुछ नहीं खाया। उसी समय घर के लोग आराम से खाना खाने लगे। उस वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। कहने का मतलब है कि तभी एक छोटी लड़की आई और दोनों को एक एक रोटी दे गई। इससे उनकी भूख तो पूरी नहीं हुई, लेकिन उन्हें बहुत खुशी और अपनापन महसूस हुआ, जैसे दिल को सुकून मिल गया हो। यहां भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी मां मर चुकी थी। यहाँ पर लेखक कहता है कि इस घर में भी एक कोई अच्छा इंसान है। यहाँ बात कर रहा है लेखक उस लड़की की जिसने हीरा और मोती को रोटी खिलाई। वह भैरव नाम के व्यक्ति की बेटी थी और उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसीलिए इन बैलों ने उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। यहाँ पर बताया गया है कि लड़की की सौतेली माँ उसे मारती डांटती थी, इसीलिए उसे बैलों से लगाव हो गया था, क्योंकि बैलों को मारते पीटते देख उसके अंदर अपनी भावनाएं आ जाती थी। वह उनके दुख को समझती थी, क्योंकि उसे भी इसी तरीके से मार पड़ती थी और सूखा खाने को मिलता था और इससे उसने अपनापन महसूस करती थी। लड़की बैलों के साथ अपनापन महसूस करती थी। आगे लिखा है कि दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। कहने का मतलब है कि दोनों बैलों से पूरे दिन कड़ी मेहनत करवाई जाती और उन्हें मारा भी जाता, उन्हें मार भी पड़ती। शाम को उन्हें बांध दिया जाता, लेकिन रात में वही छोटी लड़की आकर उन्हें रोज दो रोटियां खिला देती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। यहां लेखक कह रहे हैं कि उस लड़की के प्यार से दी गई रोटियां का असर यह था कि सूखा भूसा खाने के बाद भी वे कमजोर नहीं होते थे, लेकिन उनके अंदर गुस्सा और विरोध पूरी तरह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? मतलब एक दिन मोती ने हीरा से कहा कि अब वह यह सब और नहीं सह सकता। हीरा ने मोती से पूछा कि वह और क्या करना चाहता है। एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूं, लेकिन जानते हो वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी को लड़की है जो इस घर का मालिक है, ये बेचारी अनाथ न हो जाएगी।
मतलब यहाँ पर मोती गुस्से में कहता है कि वह किसी को सींग से उठाकर फेंक देगा, यानी वो किसी पर हमला कर देगा। लेकिन यहाँ हीरा मोती को समझाता है कि ऐसा करने में उस छोटी लड़की को नुकसान हो सकता है, क्योंकि वह इसी घर की है और पहले से ही अनाथ है। तो मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो। मतलब मोती कहता है कि वह मालकिन को ही मार देगा, क्योंकि वही लड़की को परेशान करती है। लेकिन हीरा उसे रोकता है और कहता है कि औरत पर हमला करना गलत होगा। तो तुम किसी तरह निकलने ही नहीं देते, यह मोती कह रहा है कि तुम किसी तरह निकलने ही नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले। हीरा कहता है, हाँ यह मैं स्वीकार करता, लेकिन इतनी मोटी रस्सी कैसे टूटेगी, कैसे? मतलब मोती कहता है कि हीरा उसे कुछ भी करने नहीं देता, तो चलो रस्सी तोड़कर भाग चलती हैं। हीरा मान जाता है, लेकिन सोचता है कि इतनी मजबूत रस्सी कैसे टूटेगी। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती है। मोती यहाँ पर हीरा को एक तरीका बताता है कि पहले रस्सी को थोड़ा थोड़ा काट ले या चबा लें, फिर रस्सी हल्की हो जाएगी, जिसे झटके से आसानी से तोड़ा जा सकता है। रात में जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई तो दोनों रस्सियां चबाने लगे। उस पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी, बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। आगे लिखा है, सहसा घर का द्वार खुला, वही लड़की निकली, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। कहने का अर्थ है कि अचानक दरवाजा खुला और वही लड़की बाहर आई। बैलों ने प्यार से उसका हाथ चाटा और खुशी से उनके पूंछें खड़ी हो गई। यह उनके स्नेह और खुशी का एक संकेत था। उसने उन्हें माथे सहलाए और बोली, खा ले देती हूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहां लोग तुम्हें मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि इनकी नाकों में नाथ डाल दी जाए। यहाँ पर लड़की ने उन्हें प्यार से सहलाया, यानी बैलों को प्यार से सहलाया और कहा कि वह उन्हें खोल देती है ताकि वे भाग जाएं। उसने बताया कि घर में आज योजना बना रहे हैं कि उनके नाक में नाथ यानी लोहे की रस्सी डाली जाएगी, जो बहुत दर्दनाक होती है। उसने गांव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चले तो क्यों नहीं? यहाँ पर बताया गया है कि लड़की ने उन्हें दोनों बैलों को खोल दिया, लेकिन दोनों वहीं खड़े रहे। मोती ने हैरानी से हीरा से पूछा कि अब क्यों नहीं भाग रहे हो? तो हीरा ने इस पर जवाब दिया। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फुफावले बैल भागे जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रही हैं, जल्दी दौड़ो। यहाँ पर कहने का मतलब है कि हीरा ने कहा कि अगर वे भागेंगे तो इस लड़की पर मुसीबत आ जाएगी, क्योंकि सब उसी पर शक करेंगे। तभी लड़की खुद चिल्लाने लगी कि बैल भाग रही हैं, ताकि किसी को उस पर शक न हो। गया हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया। लड़की की आवाज़ सुनकर गया जल्दी से बाहर आया और बैलों के पीछे दौड़ा। बैल भी तेजी से भागने लगे और गया उनकी पीछा करने लगा। वह और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। यहां बताया गया है कि बैल और तेज भागने लगे। गया ने शोर मचाया और मदद के लिए गांव वालों को बुलाने चला गया। इसी बीच बैलों को भागने का अच्छा मौका मिल गया। सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। मतलब वे बैल लगातार दौड़ते रहे और इतनी दूर निकल गए कि रास्ता भी भूल गए। अब उन्हें यह भी नहीं पता था कि वे किस रास्ते से आए थे और उन्हें किस तरफ जाना है। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहासा भागे, वही उसे मार गिराना था। यह हीरा कहता है कि लगता है कि हम रास्ता भूल गए हैं। इस पर मोती उसे उल्टा जवाब देता है कि तुम भी बिना सोचे समझे भागे, वहीं उस गया को मार देना चाहिए था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े?
यहाँ हीरा समझदारी से मोती को समझाता है कि अगर वे किसी को मार देते तो लोग उन्हें गलत कहते, चाहे गलत करे, लेकिन उन्हें अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। बैलों को अपना अच्छा स्वभाव नहीं छोड़ना चाहिए। दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे। रह रहकर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं है। मतलब दोनों बैल बहुत भूखे थे। उन्हें खेत में मटर दिखाई दी तो वे खाने लगे, लेकिन साथ साथ वे सावधान भी थे और बार बार देखते थे कि कोई आ तो नहीं रहा है। जब पेट भर गया तो और दोनों ने आज़ादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डका ली। यहाँ बताया गया है कि जब उनका पेट भर गया तो और उन्हें आज़ादी का एहसास हुआ तो वे खुश होकर कूदने फांदने लगे और उन्हें संतुष्टि से डकार मिली। फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। मतलब बताया गया है कि खाना खाने के बाद फिर दोनों ने मजाक में अपने सींग मिलाए और एक दूसरे को धक्का देने लगे। मोती ज़्यादा ताकतवर था, उसने हीरा को पीछे धकेल दिया, जिससे वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से भिड़ गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। मतलब हीरा को भी यहाँ पर गुस्सा आ गया कि वह उठकर फिर मोती से लड़ने लगा, लेकिन मोती समझ गया कि खेल अब झगड़े में बदल रहा है, इसलिए वह खुद ही पीछे हट गया। अरे यह क्या, कोई सांड डोकता चला आ रहा है। हाँ, सांड ही है। वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। मतलब अचानक दोनों बैल को एक सांड आता हुआ दिखता है। वह उनके सामने आ जाता है। दोनों घबरा जाते हैं और समझ ही नहीं पाते कि क्या हुआ, क्या करें। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना ज्ञान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जो जान बचती नहीं नजर आती, इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है। यहाँ पर बताया गया है कि जो सांड था वह बहुत बड़ा और ताकतवर था। उसे लड़ना जान जोखिम में डालना है, लेकिन भागने पर भी बचना मुश्किल लगता है। उसकी डरावनी शक्ल देखकर दोनों और डर जाते हैं। मोती ने मुख भाषा में कहा, बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती ना सुनेगा। मतलब मोती डर कर कहता है कि हम बुरी तरह फंस गए हैं, अब क्या करें। लेकिन हीरा कहता है कि यह सांड बहुत घमंडी है और किसी की बात नहीं मानेगा। भाग क्यों ना चले। भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा 9 तो 11 होता है। मतलब मोती भागने की बात करता है, लेकिन हीरा कहता है कि भागना कायरता होगी। इस पर मोती कहता है कि फिर यहीं मर जाओ, क्योंकि समझदार तो मौके पर भाग जाता है और जो दौड़ाए तो फिर उपाय सोचो जल्द। यहाँ पर हीरा कहता है कि अगर वह पीछा करेगा तो क्या करेगा। मोती कहता है कि जल्दी कोई उपाय सोचो, क्योंकि स्थिति खतरनाक है। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेड़ता हूँ, तुम पीछे से रगे दो। दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा। यहाँ पर हीरा योजना बनाता है कि दोनों मिलकर एक साथ हमला करेंगे, एक आगे से तो दूसरा पीछे से हमला करेगा, जिससे सांड डर कर भाग जाएगा। मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पीठ में सींग घुसा देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं है। यहाँ हीरा आगे समझाता है कि अगर सांड उसकी तरफ आए तो मोती बगल से हमला करे। यह बहुत खतरनाक है, लेकिन उनके पास और कोई रास्ता नहीं है। दोनों मित्र जान हथेली पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा ना था। वह तो एक शत्रु के से मुल्लयुद्ध करने का आदी था। मतलब दोनों बैल अपनी जान की परवाह किए बिना लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। सांड को एक साथ 2 दुश्मनों से लड़ने का अनुभव नहीं था, वह केवल एक सांड से लड़ने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। मतलब जैसे ही सांड हीरा पर हमला करता है, मोती पीछे से हमला करता है। जब सांड उसकी ओर मुड़ता है तो फिर हीरा हमला करता है, यानी दोनों मिलकर उसे परेशान करते हैं।
सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर ना देते थे। आगे लिखा है, एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला ही कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिए। मतलब एक बार सांड गुस्से में हीरा को मारने दौड़ा, लेकिन तभी मोती ने बगल से आकर उसके पेट में सींग मार दिए और उसे रोक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू से सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहां तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। बेदम यानी थक कर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया, यानी यहां पर इन दोनों को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे छोड़ दिया। आगे लिखा है कि दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा जी तो चाहता था कि बच्चा को मार ही डालो। यानी सांड पर जीत हासिल करने के बाद दोनों बैल बहुत खुश थे और गर्व महसूस कर रहे थे। मोती कहता है कि उसका मन तो उस सांड को पूरी तरह मार डालने का था। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सींग ना चलाना चाहिए, सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे। यानी यहां पर हीरा कहता है कि जो दुश्मन गिर चुका हो उस पर हमला नहीं करना चाहिए, लेकिन मोती इससे सहमत नहीं है और कहता है कि दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। अब घर कैसे पहुंचे वह सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। हीरा कहता है कि अब घर पहुंचने का रास्ता सोचना चाहिए, लेकिन मोती कहता है कि पहले कुछ खा लेती हैं फिर इस बारे में सोचेंगे। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अब 2 ही 4 ग्रास खाए थे कि 2 आदमी लठियाए लिए दौड़े पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मतलब जैसे ही उन्होंने खाना शुरू किया 2 आदमी लाठी लेकर आ गए और उन्हें घेर लिया। हीरा खेत के किनारे था, इसलिए वह बचकर निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खूर कीचड़ में धंसने लगे और ना भाग सका, पकड़ लिया गया। मतलब मोती गीले खेत में था, इसीलिए उसके पैर कीचड़ में फंस गए, वह भाग नहीं पाया और पकड़ लिया गया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, रखवालों से उसे भी पकड़ लिया। मतलब हीरा ने देखा कि उसका दोस्त मुसीबत में है तो वह उसे छोड़कर भागा नहीं बल्कि वापस आ गया। आखिरकार दोनों साथ में पकड़े गए, यही उनकी सच्ची दोस्ती दिखाता है। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी होश में बंद कर दिए गए। कांजी होश यानी जहां पकड़े गए जानवरों को रखा जाता है, वहां पर दोनों बैलों को बंद कर दिया गया। आज की ये वीडियो बस यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में इसके आखिरी पार्ट को खत्म करेंगे। वीडियो यहाँ तक कैसी लगी है इस बारे में कमेंट में लिखकर जो बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।